दोस्तों, आप लोगों ने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 14 पेज में से पहला पेज वाला वीडियो है, तो हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है जहाँ पर जल में नमक घोला जा रहा है और नमक जो है रिक्त स्थान जो जल के कण होते हैं उस जल के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जो कि 2/14 पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, तो अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले कण के बारे में पढ़े, पदार्थों के कण के बारे में, बट अब हमें इसमें पढ़ना है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये कितने छोटे होते हैं। तो यह हमें क्रियाकलाप के द्वारा बताया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो सरकारी बुक होते हैं उसमें केवल ज़्यादातर क्रियाकलाप दिए रहते हैं और उनसे ही हमें समझने पड़ते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप 1.2 को पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। समझ गए दोस्तों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको उसका 2-3 क्रिस्टल लें, ठीक है, और उसको 100 ml यानी 100 मिलीलीटर पानी में डाल दें, ठीक है, और उसको मिला लें यानी घोल दें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। अब जो 100 ml ये घोल आप लोगों ने बनाया था उसमें से 10 ml घोल को निकाल लीजिए और उसमें 90 ml जल को मिलाइए। जो हम लोग पानी पीते हैं ना उसको मिलाइए। तो फिर से हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ml का घोल हो जाएगा, क्योंकि 90 ml का तो जल हो गया और 10 ml जो घोल में से मैंने निकाला था, यह आप लोगों ने निकाला था, वह कुल मिलाकर 100 ml हो जाएगा। फिर दिया गया है उसके आगे कि फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। अब फिर कह रहा है कि जिस घोल को आपने फिर से बनाया है उसमें से फिर से 10 ml घोल को निकालिए, ठीक है, और फिर से 90 ml जल जो हम लोग पीते हैं उसमें मिला दीजिए। और यह जो प्रक्रिया है यह 5 से 8 बार तक होनी चाहिए, ठीक है, इसको हमें करते रहना है 5 से 8 बार। क्या जल अब भी रंगीन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ डायग्राम दिया गया है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए कोई तनु यानी कि जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, जल में डाला हुआ है, घोल में मिला दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग शुरू में देख रहे हैं कि जो पिंक पिंक है वो बहुत ही डार्क है। अब इसमें से हम लोगों ने 10 ml घोल को निकाल लिया और फिर 90 ml जल में डाल दिया, तो ये पूरा हो गया 100 ml, लेकिन इसका रंग हम देखेंगे थोड़ा हल्का हो गया है। फिर अब इसमें से भी हम लोग अगर 10 ml निकालते हैं और दूसरे जो 90 ml जल है उसमें मिलाते हैं तो 100 ml तो पूरे हो जाते हैं, बट उसका रंग हम देखिए, उसकी मात्रा देखिए कम होती जा रही है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा है वह कम होती जा रही है। और इसने क्या क्वेश्चन किया, इसने क्वेश्चन किया क्या जल अब भी रंगीन है? तो नहीं, यह धीरे धीरे हम लोग बता सकते हैं कि यह जल धीरे धीरे उदासीन होती जाती है, यानी कि रंगीन से उदासीन हो जाती है, जल के समान हो जाती है, ठीक है। पूरी तरह से तो होगी नहीं शायद, बट बहुत 90% तक हो जाएगी, ठीक है। अब दिया है चित्र 1.2 से कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यानी कि अब इसने कहा कि अब आप लोगों ने तो क्रियाकलाप कर लिया और जो हमारा क्वेश्चन था वह था कि आखिर जो कण होते हैं पदार्थ के वो कितने छोटे होते हैं। तो अब हमें इससे ही अनुमान लगा लेना पड़ेगा कि आखिर इसके कण कितने छोटे हैं कि इतने बार जब हम लोग पानी मिलाएं फिर भी इसका रंग खत्म नहीं हुआ, भले ही थोड़ा हल्का हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से
पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। अब यह कर रहा है कि अरे भाई, जब ये 2-3 क्रिस्टल इतने पानी को अभी तक रंगीन रखे हैं, ठीक है, हम लोगों ने इतना जल मिलाया 10 ml में 90 ml, 10 ml में 90 ml, फिर भी अभी ये रंगीन है। तो इससे यह साबित होता है कि यह अगर हम 1000 लीटर में भी को भी रंगीन करना चाहें पानी को, तो वह आसानी से बहुत ही कम मात्रा, जो क्रिस्टलों की मात्रा होगी वो बहुत ही कम मात्रा होगी, और तब भी जो 1000 लीटर पानी है वो रंगीन हो जाएगा। ठीक है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल है, उस एक क्रिस्टल में कई सारे सूक्ष्म कण हैं, तभी तो ये पूरे रंग को यानी पूरे जल को रंगीन बना देता है। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, और ये जो कण हुए हैं दोस्तों, वह छोटे छोटे विभाजित होते रहते हैं छोटे छोटे कणों में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग दूसरी साइड, क्योंकि हम लोगों ने एक साइड की पढ़ाई पूर्ण कर ली। अब चलते हैं दूसरी साइड, तो थोड़ा सा इसे क्लीन होने देते हैं दोस्तों। तो चलिए, हम लोग को थोड़ा दिखाई दे तो रहा और समझ में भी आ रहा, तो चलिए अब हमारा क्लीन भी हो गया। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि ये जो क्रिस्टल के कण हैं यह धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, यानी कि अपने आप को सोचते हैं कि तोड़ते जाए, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब यह चाह कर भी टूट नहीं पाते हैं, विभाजित नहीं हो पाते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चाहे हम भी चाहें तो उसे नहीं कर सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहेगी। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर हमारे पास नहीं है तो उसके जगह पर हम लोग डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पानी वाला होता है डेटॉल, उसी से। ठीक है दोस्तों, तो हमें तो देखना था पोटेशियम परमैंगनेट में कि इसका रंग धीरे धीरे हल्का हो रहा है, लेकिन जब डेटॉल का हम यूज करेंगे तो हम इसकी खुशबू को देखेंगे, इसके महक को देखेंगे कि यह कितनी बार तनुकृत करने पर, यानी कि पानी में डालने पर भी महक रहा है, सुगंध दे रहा है। ठीक है, तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, किताब से ही बताया गया है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मुख्य तरह से कौन कौन से गुण हैं, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होती है। अब कहा जा रहा है कि हम लोगों ने पहले तो 1.1 क्रियाकलाप पढ़ा, देखा, समझा, और 1.2 भी, लेकिन यानी कि 1.2 भी क्रियाकलाप को पढ़ा समझा, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि नमक, शर्करा यानी चीनी, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब क्या होते हैं, समान रूप से पानी में वितरित होते हैं, समान रूप से मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, उदाहरण करते हैं कि कैसे मैं किसी भी पानी में चीनी डाल देता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कहीं पर यानी जो पानी होता है वो मीठा होता है और कहीं पर मीठा होता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार यह बता रहा है कि अगर जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो उनके जो हम लोग पदार्थ मिलाते हैं, जल के अंदर बनाते हैं, तो उनके बीच जो होता है कि रिक्त स्थान होते हैं, जो उनके कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होती है, और पर्याप्त रिक्त स्थान होती है, यानी कि इतना रिक्त स्थान होता है जिसमें हम लोग
जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नींबू डालते हैं तो नींबू एक तरह से उस रिक्त स्थान पर चला जाता है और उस पूरे पानी को अपनी तरह थोड़ा थोड़ा कर देता है, यानी कि थोड़ा सा खट्टापन उसमें ला देता है। अब आते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? जो पदार्थ के कण होते हैं दोस्तों वो चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक क्रियाकलाप दिया 1.3 और उसमें कहा गया कि जो आप अपने स्कूल रूम में है, विद्यालय के क्लासरूम में, तो उसमें जाइए और वहाँ पर एक कोने में अगरबत्ती रख दीजिए। उसे जलाइएगा नहीं, उसे केवल इसी तरह रख दीजिए और उसको देखिए कि हमें कहाँ तक उसकी सुगंध आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दिया है कि अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने परीक्षण को नोट करें। ठीक है दोस्तों, तो अब कह रहा है कि ठीक है, आपने नोट कर लिया कि हाँ भाई, बुझा हुआ अगरबत्ती यहाँ तक हमें सुगंधित कर रहा है। अब उसको जला दीजिए और अब नोट कीजिए कि आप कहाँ तक इसकी सुगंध को महसूस कर रहे हैं, यानी कि महक को प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, और उसको भी नोट कीजिए और जो आप लोगों ने देखा, समझा और जाना उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्रियाकलाप 1.4। तो चलिए दोस्तों, पहले हम 1.3 के बारे में थोड़ा अच्छे से बता दें। क्या होता है कि जब अगरबत्ती को हम छोड़ देते हैं, यानी बुझे हुए, यानी उसको जलाते नहीं हैं, तो उसकी जो सुगंध है वो बाहर तो निकलती है लेकिन थोड़े ही से वायु में निकलती है और जो वायु के रिक्त स्थान होते हैं वह थोड़े से रिक्त स्थानों में ही जा पाती है। लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो आप लोग देखते होंगे वह धुआं की तरह उठता है, यानी कि गैस की तरह। इस तरह से वह बहुत ही छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और वायु में पूरी तरह से समावेशित हो जाता है, जिससे हमें दूर तक अगरबत्ती की सुगंध आने लगती है। उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं क्रियाकलाप 1.4 में। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। ठीक है दोस्तों, 2 गिलास लेना है, अगर गिलास नहीं है तो बीकर लेना है। ठीक है, और उसको एक साइड किनारे से कोई भी तरह का जो स्याही होता है ना, जो आप लोग के घर में हो, उसको डाल दीजिए 1-2 बूंद। ठीक है, और दूसरे जो बीकर है या गिलास उसमें शहद डाल दीजिए और जो बीकर हो या गिलास हो उसमें पानी भी रहनी चाहिए। भले ही अभी बोला नहीं है, बाद में बताएगा। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें, अपने परीक्षण को नोट करें। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपने घर में रख लेना है या कक्षा जो होता है यानी क्लासरूम, उसके एक कोने में रख देना है और उसका क्या होता है हमें उसके बारे में बताना है। तो इसके आगे की जो यानी कि जो भी बात है वो अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, और स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम स्याही को पानी में डालते हैं तो वो बहुत ही तेजी से मिलने लगता है जल से। ठीक है, और शहद को डालते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे होता है, बट स्याही ज़्यादा तेजी से जल से मिल जाता है। ठीक है, और स्याही का जो रंग है जल में एक समान रूप से फैलता है, यानी कि धीरे 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 वह पूरी तरह से एक समान रंग के हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि कहीं पर ब्लू है थोड़ा सा, कहीं पर हल्का ब्लू है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इसके लगने में जो समय हुआ, इसके जो एक समान रंग बनने में समय लगा, उसको हमें यहाँ पर नोट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर तक हमारा दूसरा पेज था। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा ना बने। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। भले ही आपकी हो या ना हो दोस्तों, बट मुझे तो कहना है और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।